नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बड़ी तबाही असल में किसी नई चीज की शुरुआत बन जाती है। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ की बात करेंगे। ये कहानी है भारत पर पश्चिम से हुए दो बड़े हमलों की, जिन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, अनजाने में भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रख दी। तो सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हुआ? कैसे दो विनाशकारी हमले, जो सब कुछ खत्म करने के इरादे से हुए थे, उन्होंने भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल कर रख दिया? और सबसे बड़ी बात, मौर्य साम्राज्य के लिए रास्ता कैसे तैयार कर दिया? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। देखिए, ये कहानी है दो बिल्कुल अलग तरह के हमलों की। दोनों के बीच सदियों का फासला था, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों का असर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। एक हमला था जो धीरे धीरे एक लंबे वक्त तक अपना असर छोड़ता रहा, और दूसरा वो एक तेज आंधी की तरह आया और सब कुछ बदल कर चला गया। तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 550 ईसा पूर्व से, जब फारस के लोगों ने हमला किया। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, इसका असर लगभग 200 साल तक रहा। फिर एंट्री होती है सिकंदर की 327 ईसा पूर्व में, एक तूफान की तरह। और उसके जाने के फौरन बाद 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य खड़ा हो जाता है। तो देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां हैं जो एक बहुत बड़ी कहानी बताती हैं। अच्छा, उस वक्त उत्तर पश्चिम भारत कैसा था? जरा कल्पना कीजिए। कोई एक बड़ी सुपर पावर नहीं थी, बल्कि गांधार और कंबोज जैसे छोटे छोटे राज्य थे। और ये सब आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। जाहिर है, जब घर में ही एकता न हो तो बाहर वालों के लिए दरवाजे तो खुल ही जाते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, यानी फारसी या ईरानी हमला। और जैसा मैंने कहा, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये एक ऐसा लंबा रिश्ता था जिसने इस पूरे इलाके पर करीब करीब 2 सदियों तक अपनी छाप छोड़ी। सोचिए जरा, पूरे 200 साल, ये बहुत लंबा वक्त होता है। और इतने लंबे कॉन्टैक्ट का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? व्यापार पर, ट्रेड और कॉमर्स पर। हमें ईरानी सिक्के मिलते हैं जो इस बात का पक्का सबूत है कि दोनों इलाकों के बीच एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक कनेक्शन बन गया था। लेकिन बात सिर्फ पैसे और व्यापार की नहीं थी। एक और बहुत मजेदार चीज भारत आई, खरोष्ठी लिपि। ये फारसियों की ही देन थी, जो उनकी अरामी स्क्रिप्ट से निकली थी। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बिल्कुल उर्दू की तरह। और यही लिपि हमें बाद में सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी देखने को मिलती है। और ये असर सिर्फ व्यापार और लिखाई तक नहीं रुका, ये आर्ट और आर्किटेक्चर में भी साफ दिखाई देता है। कभी अशोक के स्तंभों को ध्यान से देखा है? उनके ऊपर जो घंटी जैसे आकार बने हैं, या जिस स्टाइल में चट्टानों पर लेख लिखे गए हैं, उस पर ईरानी स्टाइल की गहरी छाप है। चलिए, अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर चलते हैं, सिकंदर का हमला। ये 200 साल तक चलने वाला धीमा असर नहीं था, नहीं, ये तो सिर्फ 19 महीने का एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे उत्तर पश्चिम भारत को हिलाकर रख दिया था। अब भारत में सिकंदर का सामना दो बिल्कुल अलग तरह के राजाओं से हुआ। एक तरफ थे तक्षशिला के राजा आम्भी। उन्होंने प्रैक्टिकल रास्ता चुना और बिना लड़े ही सिकंदर की बात मान ली। तो दूसरी तरफ थे झेलम के राजा पोरस, एक असली योद्धा, जिन्होंने कहा हम लड़ेंगे। और उन्होंने वाकई में बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और इसी लड़ाई को हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक लड़ाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि राजा पोरस हार गए थे, लेकिन उनकी हिम्मत देखकर सिकंदर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने न सिर्फ उनकी जान बख्शी, बल्कि इज्जत के साथ उनका पूरा राज्य भी उन्हें लौटा दिया। ये थी योद्धाओं की आपसी समझ। लेकिन हर जीत की एक हद होती है। सिकंदर की सेना जब व्यास नदी तक पहुंची तो बस, सैनिकों ने जवाब दे दिया। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सोचिए, सालों से घर से दूर, लगातार लड़ाई। वो सैनिक अब बुरी तरह थक चुके थे, बीमार थे, और उन्हें घर की याद सता रही थी। और बस यहीं से सिकंदर की वापसी का सफर शुरू हो गया। और किस्मत का खेल देखिए, दुनिया जीतने निकला था, लेकिन बेबीलोन लौटते हुए सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। उसका एक बड़ा पूर्वी साम्राज्य बनाने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। तो सिकंदर भारत में रहा तो सिर्फ 19 महीने, लेकिन उसके हमले का जो असर हुआ वो बहुत बहुत लंबा था। इन नतीजों ने न सिर्फ भारत को बाहर की दुनिया से जोड़ा,
बल्कि देश के अंदर भी ऐसे बदलाव लाए जो हमेशा के लिए थे। तो सवाल है कि क्या क्या हुआ सिकंदर के आने से। सबसे पहले तो मौर्य साम्राज्य के लिए राजनीतिक एकीकरण का रास्ता साफ हो गया। दूसरा, व्यापार के लिए 4 नए रास्ते खुल गए, 3 जमीन से और 1 समंदर से। इतिहासकारों को तारीखों के साथ पक्का रिकॉर्ड मिला। और इन सब से ऊपर एक नई इंडो ग्रीक संस्कृति और गांधार आर्ट जैसी शानदार चीजों का जन्म हुआ। और व्यापार कितना बड़ा था इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए। सिकंदर ने यहाँ से मैसेडोनिया 2 लाख बैल भेजे थे। 2 लाख, मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन नहीं था, ये रिसोर्सेज का भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज था। एक और फायदा ये हुआ कि सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए थे, उनकी वजह से हमें उस जमाने के भारतीय समाज की एक खिड़की मिल गई। उनके लिखने से हमें सती प्रथा जैसी कुरीतियों, गरीबी की वजह से लड़कियों को बेचे जाने और साथ ही बढ़ईगिरी जैसे बेहतरीन क्राफ्ट के बारे में पता चलता है। ये सब उस दौर को समझने के लिए बहुत कीमती जानकारी है। और जब 2 कल्चर मिलते हैं तो कला में कुछ कमाल का होता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। जरा सोचिए, बुद्ध की मूर्तियां, लेकिन उनका स्टाइल ग्रीक रोमन देवताओं जैसा। ये सीधे सीधे ग्रीक असर का नतीजा था। कहानी भारतीय थी, लेकिन उसे तराशने का अंदाज यूनानी था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सदियों पुरानी लड़ाइयों और कहानियों की आज क्या अहमियत है? अहमियत बहुत गहरी है, क्योंकि इन्हीं घटनाओं ने जाने अनजाने में भारत के पहले महान साम्राज्य के लिए जमीन तैयार की थी। और यही है पूरी कहानी का सार। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम के उन छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले राज्यों को खत्म कर दिया। इससे वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो गया। और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आए चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक तरह से सिकंदर के किए विनाश ने ही मौर्य साम्राज्य के निर्माण का रास्ता बनाया। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इन घटनाओं को हम क्या कहें? क्या ये सिर्फ एक हमला था, एक जीत थी, या फिर ये एक ऐसा कनेक्शन था जिसने 2 कल्चर को मिलाया और एक नए साम्राज्य को जन्म दिया? शायद। इतिहास की विरासत कभी भी सीधी और सरल नहीं होती।